राजस्थान में 10वीं बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए जो हिंदी का पेपर है वो आपकी होने वाला है 25 अप्रैल को। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी हिंदी का पेपर आपकी 25 अप्रैल को आयोजित होने वाला है। राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर 25 अप्रैल को होगा। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित एकदम नया मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय रहेगा। तो हिंदी का ये मॉडल पेपर, इसमें से आपके 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें से मिलने वाले हैं, यानी आपके लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके इसी में से मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसमें हल सहित आपको यहीं पर आपको हल करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप मतलब आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन का अगर आप जवाब देंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर पहले आएंगे आपके अपठित गंध्यास आएगा। आपके अपठित गंध्यास में आपको किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार से इनको जवाब देना है, वो भी बात करेंगे। पेपर को किस प्रकार हल करना है और किस प्रकार हल करें कि 2 घंटे 45 मिनट पे आपके पूरा का पूरा पेपर लगभग हल हो जाए और कोई भी प्रश्न आपके ना छूटे। वो भी आपकी रणनीति के बारे में पूरी बात करेंगे, पेपर की क्या रणनीति रहेगी। तो यहाँ पर आपके पहले में आएगा प्रश्न 1 में मतलब गंध्यास आएगा 5 नंबर का। तो इसमें 5 प्रश्न आएंगे, ये सभी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहले में आपका आएगा हर गंध्यास में पहला प्रश्न ये आएगा कि जो उपयुक्त गंध्यास है उसका उचित शीर्षक देना है। तो इस गंध्यास का जो उचित शीर्षक होगा वो क्या होगा, तो वो आपको पहली 2 लाइनों में या फिर लास्ट की 2 लाइनों में मिलेगा। मतलब यहाँ पर श्रम की पहले ही बात हो रही है यहाँ पर 2-3 बार, और यहाँ पर भी दूसरे में भी जो लास्ट की लाइन है उनमें भी आपको इनका शीर्षक मिल सकता है। बाकी अगर आपका टारगेट है 100/100, यानी अगर आप पूरे में से पूरे अंक हासिल करना चाहते हैं और अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये गंध्यास शीर्षक नहीं हो सकता, तो आपको इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहले में पूछ रहा है कि उपयुक्त गंध्यास का उचित शीर्षक देना है। क्या होगा इसका शीर्षक, तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा श्रमहीनता के दुष्परिणाम। खैर आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें श्रमहीनता के दुष्परिणामों के बारे में बात की गई है। उसी के साथ आपका दूसरा है जीवंतता के कौन सा प्रत्यय है, जीवंतता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है ता। है आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें ता प्रत्यय है, जीवन प्लस ता, इसमें प्रत्यय ता है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे समाज में शारीरिक श्रम न करना उच्च सामाजिक स्तर की पहचान माना जाता है। किस प्रकार का वाक्य है ये, किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है वो है आपकी विधानवाचक वाक्य कहलाता है, इस प्रकार का वाक्य। ठीक है। उसी के साथ चौथा प्रश्न है बीमारों की संख्या में वृद्धि कब होने लगती है। कब होने लगती है बीमारों में जो वृद्धि कब होने लगती है उनकी संख्या में, तो वो आपके कब होने लगती है, वो होने लगती है जो जो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो बीमारों में जो है वृद्धि की संख्या होती है, क्योंकि अगर पैसे अधिक आएंगे तो उसका दुरुपयोग होगा और उससे बीमारियां बढ़ेगी। 5वां है कौन सा समाज अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ व सुखी होता है, जिनमें बीमार नहीं होते, जिनमें लोग श्रम से जी नहीं चुराते, जो लोग अत्यधिक परिश्रम करते हैं, जो श्रम नहीं करते। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा मतलब 5वें में, तो वो आपके होगा खै, यानी जिनमें लोग श्रम से जी नहीं चुराते हैं और जो लोग श्रम करते हैं यानी परिश्रम करते हैं वो हो गए। 5वें में खै आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके अपठित गंध्यास को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर इनके प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आता रहता है सबसे अच्छा स्टडी कंटेंट और आपको लगभग रियल पेपर यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मॉडल पेपर आते रहते हैं जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पर पेपर में मिलते हैं हूबहू, और आंसर की भी आपको यहीं पर मिलती है। और साथ ही इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इसको पहले सरल भाषा में अपनी भाषा में इनको पढ़ना होगा और आपको पेपर के हल करने के लिए आपको रणनीति भी यहीं पर बताई जाती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आपके लिए बनता है। तो 6ठा क्वेश्चन है आपके मतलब इसको पढ़कर आपको अपठित जो गंध्यास आपको दिया गया है उसको पढ़कर आपको इसका जवाब देना है। इनमें जो नीचे 10 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें आपको इनका जवाब देना है 12 क्वेश्चनों का। 6ठा क्वेश्चन है जो महाप्रलय में मुस्कुराए का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य, जो महाप्रलय में मुस्कुराए। तो 6ठे का जो राइट आंसर होगा वो होगा है, यानी जो महाविनाश के बीच भी हंसी खुशी संघर्ष करते हैं उसे कहते हैं जो महाप्रलय में मुस्कुराए, इसका तात्पर्य यही है। 7वां है जो अंतिम दम तक डटे रहे का आशय क्या होगा। जो अंतिम जो दम है उस तक डटा रहता है तो उसका आशय क्या होगा, तो उसका जो आशय होगा मतलब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपकी गए, यानी जो अपनी मृत्यु तक लड़ते रहे उन्हें अंतिम दम तक डटे रहना कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश के सैनिक होते हैं तो वो शहीद हो जाते हैं, तो इन्हें यही भी कह सकते हैं जो अंतिम दम तक डटे रहे। 8वां भारत के माथे पर गौरव तिलक किने कहा गया है, तो वो कहा गया है मतलब भारत के लिए शहीद हुए वीर जवानों को, ये आपके गए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला है 9वां कीर्ति का आशय क्या है आपको बताना है। तो 9वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा घय, यानी यशस्वी, यानी
कीर्तित यानी जिसकी कीर्ति यानी जिसका यश होता है, यश यानी उसकी इज्जत वगैरह इसी प्रकार का रिलेटेड शब्द है कीर्ति, तो कीर्तित का अर्थ है यशस्वी। और आपका 10वां क्वेश्चन है आंधी बन भीषण का तात्पर्य क्या है? आंधी बन भीषण का तात्पर्य क्या है? 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपकी घ यानी जोरदार संघर्ष करके, आंधी बन भीषण करके, ठीक है। और आपके 11वां क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक जो है कृति है उसके रचनाकार कौन है? मतलब इस पाठ की रचनाकार कौन है? तो इस जो पाठ की रचनाकार है वो है आपके कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर इसके रचनाकार है। उसी के साथ आपका 12वां एंड लास्ट क्वेश्चन है लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया यानी पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष जो है वो लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य है, ठीक है। पतनशील जो सामंती वर्ग का पर कटाक्ष किया गया है यानी व्यंग्य किया गया है। दूसरा आपके आएगा रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप जितने मॉडल पेपर में हल करेंगे उतनी आप अच्छे परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि इनमें आपके फैक्ट ही ज़्यादा आते हैं, तो आप जितने फैक्ट पकड़ेंगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो बात करते हैं एक एक को आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। पहला है जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या पाया जाता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पहले में होगा जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या फिर होना, यहाँ पर होना आ जाएगा, होना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है संज्ञा शब्द या शाब्दिक अर्थ का, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है, ठीक है, हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तीसरा है आपके जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण कहते हैं, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। अगला है जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो तो उसे क्या कहते हैं? उनसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी एकर्मक क्रिया कहते हैं? जब क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़े तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, एकर्मक क्रिया कहते हैं। उसी के साथ आपका अगला प्रश्न है 5वां उपसर्ग शब्द के में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या? शब्द के आगे जुड़कर या फिर प्रारंभ में जुड़कर या फिर आगे जुड़कर उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन कर देते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन है क्रिया शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं, यानी जो क्रिया के अंत में लगे उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, छठा भी एग्जाम में छप सकता है, ठीक है, यानी क्रिया शब्दों के पीछे जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। अगला आपके आएगा तीसरा में आपके निम्नलिखित अति लोकात्मक प्रश्न दिए गए, इनको आपको अच्छी तरीके से आपको इनको कवर करना है। तो पहले एक एक प्रश्न के आंसर बताया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 12 प्रश्न आएंगे, 12 नंबर के सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर एक नए स्वर का जो निर्माण होता है वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। बिल्कुल इसकी डेफिनेशन इजी है, यानी जहां पर स्वर का स्वर से मेल होने पर एक नया स्वर उत्पन्न होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। दूसरा है अविभाव जो समास है उसकी परिभाषा लिखनी है। तो अविभाव समास में क्या होता है? अविभाव समास में सिंपल से लिखना है, अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान तथा द्वितीय पद गौण होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो जहां प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौण होता है वहां कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। तीसरा है आपका रंग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मुहावरे आपके एग्जाम में आएंगे। तो तीसरे का होगा प्रभाव दिखाना, ठीक है, रंग दिखाने का अर्थ होता है प्रभाव दिखाना, ठीक है, प्रभाव दिखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ चौथा है अपना हाथ जगन्नाथ लोकी का अर्थ लिखिए, लोकोक्ति का जो अर्थ लिखना है। तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है मतलब अपना काम है वो स्वयं के द्वारा ही संपन्न होता है, मतलब अपना कार्य खुद ही करना चाहिए या फिर स्वयं के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है, ठीक है। आपका पांचवा है बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? जो बाल गोविंद थे, बाल गोविंद जो भक्त थे वो आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा संबंध मानते थे? तो बाल गोविंद थे वो भक्त, बालक जो भक्त थे वो आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये अगर आपने पाठ पढ़ा है तो। पांचवा है शहनाई का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। तो शहनाई का उल्लेख आपको लिखना है कि 16वीं शताब्दी के मध्य तानसेन द्वारा रचित एक बंदिश ग्रंथ है जिसमें मुरली वंशी और जो आपकी श्रृंगी मूर्छंग आदि के साथ साथ शहनाई का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो अवधि पारंपरिक लोकगीत है उनमें भी शहनाई का प्रयोग बार बार किया जाता है, बार बार वहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। और अगला प्रश्न है आपके नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? तो इस पाठ का जो मूल भाव है वो है आपके देशभक्ति का, इसमें नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव देशभक्ति का भाव है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है आपको। और दोस्तों आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपके लिए स्टडी कंटेंट अच्छा आता रहे। और 8वां प्रश्न है आपकी कि गोपियाँ किस लालच से कृष्ण की दासी बन गई है? आपको बताना है, बिल्कुल 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है गोपियों का मन मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, अब वे चाहती है कि श्री कृष्ण उनका मन है वो वापिस लौटा दे ताकि उन्हें जो विरह की व्यथा यानी वेदना और दुख नहीं सहन करनी पड़े। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण यदि हमें हमारा मन वापस लौटा देंगे तो हम इस वेदना को सहन कर लेंगे, ये सभी गोपियाँ कहती है, ठीक है। और जो विरह की वेदना यानी दुख और जो हमारी वेदना होती है
ठीक है। 9वां है प्रभो कविता में कवि का ने क्या आशा व्यक्त की है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 9वां प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। प्रभो कविता में कवि ने आशा व्यक्त की है कि ईश्वर उसके जो मनोरथ है वो अवश्य पूर्ण करेगा। 10वां है कवि को बच्चों के धूल से सने हुए शरीर को देखकर क्या लग रहा है। तो कवि को बच्चे के जो धूल से सने हुए शरीर को देखकर लग रहा है कि मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर उसकी मतलब झोंपड़ी में खिल गया हो। ठीक है। 11वां आपके माँ ने अपनी बेटी को आग का प्रयोग क्या बताया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पार्ट में से आपके है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मतलब माँ ने अपनी बेटी को बताया कि आग का प्रयोग रोटी सेकने व खाना पकाने के लिए होता है। ठीक है। 12वां है जॉर्ज पंचम की नाक न रहने का सिद्ध क्या करती है। यानी जॉर्ज पंचम की नाक न रहना यह सिद्ध करती है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों का शोषण किया था 200 वर्षों तक, जिस कारण जो भारतीय अभी जितना ही करते थे जॉर्ज सप्तम की। आपके अगले व्यय में आएंगे आपकी 4 नंबर से लेकर 16 नंबर की 40 शब्द के प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको इस प्रकार से देने हैं। तो ये सभी पाठों के प्रश्न उत्तर होंगे, आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो पाठों के प्रश्न उत्तर और अगला आपके आएगा एक आएगा आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन प्रतित्व और शिवम प्रकाश शर्मा का। इनमें से आपको कोई भी एक लिखना है। अब बात करते हैं आपके आगे मन्नू भंडारी का भी जीवन कृतित्व आया है। कृतित्व क्या होता है। कृतित्व मतलब आपको लिखना है मतलब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, और व्यक्तित्व मतलब उनका व्यक्तित्व किस प्रकार था। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखने ये दोनों जो है वो कवि परिचय है और वो लेखक परिचय। उसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट जो लेखक परिचय होंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसको जरूर ज्वाइन करना है आपको। अगला आपकी 17वां निम्नलिखित जो पठनित गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या करनी है। इस प्रकार से आपकी हालदार साहब को पान वाले ने एक देशभक्त, इस प्रकार से आपको इसकी 6 प्रसंग व्याख्या करनी है। ये कौन से पाठ से लिया गया आपको बताना है। और अगला है जो वैदिक इतिहास में सेनाई का उल्लेख, ये भी आपके कौन से पाठ से लिया गया आपको बताना है। बिल्कुल आपकी 18वां प्रश्न है निम्नलिखित जो पठित पंजाब से उसकी आपको 6 प्रसंग व्याख्या करनी है। बिल्कुल यहाँ पर आपको करनी है, और इस प्रकार से आपकी इनकी व्याख्या करनी है। 6 प्रसंग व्याख्या में पहले आपको लिखना होगा संदर्भ, उसके बाद आपको लिखना होगा प्रसंग। ठीक है। प्रसंग लिखने के बाद आपको लिखनी होगी व्याख्या, मतलब प्रसंग लिख देंगे, उसके बाद आपको व्याख्या लिखनी होगी, व्याख्या काफ़ी बड़ी होगी, और उसके बाद आपको विशेष लिखना होगा मतलब भाषा शैली आदि पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। लखनवी अंदाज रचना में नवाब साहब की सनक को आप किस प्रकार कहाँ तक उचित ठहराएंगे, इस प्रकार से आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपकी निबंधों की बात कर लेते हैं। 300 शब्दों में निबंध आएगी। इंटरनेट वरदान अभिशाप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको प्रस्तावना लिखनी है। इंटरनेट क्या आशय, इंटरनेट का महत्व, इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। कंप्यूटर के बढ़ते कदम, ये भी आ सकता है। राजस्थान में गहरा जल संकट भी आ सकता है। ठीक है। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत को लिखी, जिसमें कक्षा 10 के जो कमजोर विद्यार्थियों को अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके इससे अर्जी आ सकती है, मतलब आपके प्रार्थना पत्र, और ये इन दोनों में से ऊपर वाला लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको ये किसी मोमबत्ती उद्योग पर एक विज्ञापन तैयार करना है, तो ये पर्सन इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर भी आपको बताऊंगा किस प्रकार एक विज्ञापन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पहले। तो इस प्रकार से आपका विज्ञापन रहने वाला है। अगर वो प्रश्न इस प्रकार से आपका आता है तो आपको इस प्रकार से कुछ विज्ञापन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक जो मोमबत्ती उसकी कोई भी कंपनी आपको लिखनी है, जैसे कि ज्योति मोमबत्ती अपनी दिवाली को रोशन कीजिए, रोशनी, इस प्रकार से आपको मतलब एक विज्ञापन एड देना है यहाँ पर आपको। और अगला आपके अथवा में था इसके आपकी मतलब जल संरक्षण वाला एड देना था। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं चित्र। वहाँ पर इनको कलर वगैरह आपको नहीं भरने हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से आपको विज्ञापन असली लगना चाहिए। तो इस प्रकार की इस बार 10वीं बोर्ड में जोड़े गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।